कैसे आई, यूरोपीय शक्तियाँ कैसे आई, इसको जब भी पढ़ेंगे तो हम लोग विस्तार जब करेंगे इसका, तो अभी जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन होता है यहाँ तक हमको आना पड़ेगा। ठीक है, वर्तमान जो प्रवृत्तियाँ हैं, टेंडेंसी आप अभी देखते हैं, अभी भी एक तरह का ये उपनिवेशीकरण है, लेकिन ये दूसरी तरह का है, उसका स्वरूप बदल गया है। तो उपनिवेश जब बनाते हैं, जब कभी भी तो या साम्राज्यवाद जब आता है तो अपने साथ क्या क्या लेके आता है, कौन से परिवर्तन आते हैं। इसके लिए एक बड़ा सा 1000 शब्द का निबंध बना सकते हैं आप लोग। पढ़ना पड़ेगा आपको कम से कम 10 से 20 हजार शब्द, 10 से 20 हजार शब्द पढ़ेंगे आप, तब जाकर के 1000 शब्द का निबंध बना पाएंगे। हो सकता है आपको 30-40 हजार शब्द भी पढ़ना पड़ सकता है, और पढ़ना भी चाहिए। बहुत सारी चीजें इसमें जुड़ी हुई हैं, और एक तो ये जो वैश्वीकरण हुआ, उपनिवेश बनाना शुरू हुए, इसके पहले का यूरोप, वो आपको पढ़ना चाहिए। उससे पहले का यूरोप, यानी कि 100 शब्दों में आप जो इंट्रोडक्शन देंगे एक तरह से, वो यहाँ से शुरुआत होगी। यूरोप, उपनिवेशवादी व्यवस्था से पहले का यूरोप, और यूरोप में क्या परिवर्तन हुए जो हमने कल आपको बताया थे। उसके बाद उपनिवेश बनाने के कारण, यानी कि कॉलोनाइजेशन जो हुआ उसके कारण, ये आपका एक पेज में जाएगा, लगभग 100 वर्ड। फिर आएगा कि यूरोपीय शक्तियों का भारत के अलावा अन्य देशों में विस्तार। भारत को छोड़कर के जो अदर कंट्रीज हैं उनमें विस्तार, और वहां का स्वरूप, नेचर, एक्सपांशन एंड नेचर, खास करके साउथ अमेरिका, अफ्रीका। फिर आएगा भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के कारण, भारतीय कारण, इंडियन क्या लूप होल्स थे हमारे, क्या कमियां थी जिनकी वजह से उपनिवेशवादी शक्तियां हमारे यहाँ आसानी से आ सकी। ठीक है, इंपीरियलिज्म जिसको हम कहते हैं, साम्राज्यवाद, वे शक्तियां भारत में आसानी से प्रवेश क्यों पा सकी, उसमें हमारी भी कुछ कमियां थी ना, हम लोग भी कमजोर थे। तो हमारी क्या कमियां थी भारतीय दृष्टिकोण से, कमियों की तरफ से भारतीय दृष्टिकोण। फिर लिखिएगा उपनिवेशवाद का, उपनिवेशवादी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी ड्यूरिंग कॉलोनाइजेशन। उपनिवेशवाद के समय में अर्थव्यवस्था, जो कल आपको बताई थी, 2 तरह की कैपिटलिज्म बताया था, वाणिज्यिक पूंजीवाद और औद्योगिक पूंजीवाद। फिर औद्योगिक पूंजीवाद भी किस तरह से परिवर्तित हो गया वो। फिर लिखिएगा सांस्कृतिक महत्व, उपनिवेशवाद का सांस्कृतिक, कल्चरल इंपॉर्टेंस। कल्चरल इंपॉर्टेंस में यहाँ कल्चर में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं है, लेकिन फिर भी आप जब वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखते हैं तो जो गोवा में पुर्तगाली इमारतें हैं, गौतिक परंपरा जो बोलते हैं, और हमारे यहाँ पे भी जब देखते हैं तो ब्रिटिश समय में भी बहुत सारी चीजें हुई, और फ्रेंच लोगों ने जो है पौंडीचेरी और चंद्रनगर जैसी जगहों पे बनाए, तो स्थापत्य भी है, पेंटिंग्स भी हैं, खास करके लिटरेचर, सबसे ज्यादा असर है लिटरेचर में, मेघालय ने जो किया, और भाषा और साहित्य, लैंग्वेज एंड लिटरेचर। इसके अलावा हमारे यहाँ जो नॉवेल थे, प्ले थे, पोएट्री थी, और उनमें उसके बाद साइंस एंड टेक,
वो जो पोएट्री और नोवेल और वो जो थे वो सब किस में कन्वर्ट हो गए? फिल्म में। फिल्म में कन्वर्ट हुआ ना। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या परिवर्तन है? खास करके उपनिवेशवादी समय में, उपनिवेश बनते समय। तो इंपॉर्टेंस या आप इम्पैक्ट्स लिख सकते हैं उपनिवेशवादी शक्तियों के भारत में आने का प्रभाव कहां पर? समाज पर, परिवहन पर, इंडस्ट्रीज पर, अलग अलग सेक्टर में। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन पर, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दोनों। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन समझते हैं ना, टैक्स वसूलने का सिस्टम। तो टैक्स वसूलने का जो तरीका था वो भी हम लोग का बदला। और कानून पर, लॉ पर, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट आ जाएगा एक तरह से। तो शॉर्ट में एक पेज में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो ऐसा करके एक निबंध बन सकता है 1000 शब्दों का, जिसमें इतने सारे पॉइंट्स आएंगे जिससे हम मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत कर पाएंगे। इसके साथ ही मेडिवल समाप्त हो जाएगा और मॉडर्न की शुरुआत हो जाएगी। तो ये आप बनाइए, अगले सप्ताह इसको चेक कराइए। ठीक है, तो ये होमवर्क हो गया आपका, और इसी के बारे में हम अभी बात भी कर रहे हैं। तो यूरोपीय शक्तियां जब आई भारत में तो स्पेन सबसे पावरफुल था, और स्पेन भारत में पूरी तरह से आ नहीं सका, प्रवेश नहीं पा सका। क्यों? क्योंकि उसकी आनुषंगिक शक्ति जो थी, उसके साथ जो जुड़ी हुई सब्सिडियरी अलायंस एक तरह से जिसके साथ था, वो जो क्षेत्र था वो पुर्तगाल था। तो स्पेन और पुर्तगाल के दोनों की आपस की संधियां और आपस के समझौते इस प्रकार रहे। आया था 1498 में, उसके बाद जब वो गया और उसने वहां जाके जब बताया, एक उत्साह था उसमें। और वास्को डी गामा के बारे में ऐसा माना जाता है कि उन्होंने लगभग 60 टाइम्स मुनाफा कमाया, जो चीजें वो साथ में लेके आया था और फिर यहाँ से लेके गया। तो उसने 60 गुना मुनाफा कमाया अपने व्यापार से। और इतना व्यापार जब उसका चला तो स्वाभाविक था कि पोर्तुगीज जो थे वो प्रभावित हुए, और बहुत जल्दी उन्होंने अपने अभियान शुरू किए। लेकिन इतिहासकार कई जगह ऐसा लिखते हैं कि वो व्यापार कर रहे थे या लूट रहे थे, तो दोनों में से कुछ अंतर महसूस नहीं होता कि ये व्यापार थी या लूट था, ये क्या था। क्योंकि जिस तरह से वो आते थे और उन्होंने जो अपनी जगह बनाई अफ्रीका के समुद्री तटों पर, वहां पर उन्होंने कुछ ऐसे सेंटर्स बनाए जहां वो अपनी नेवी को तैयार रख सके। एक तरह के समुद्री पायलट्स जो थे उनका काम उसने किया। खुद ने एक तरह से पोर्तुगीज खुद ही एक तरह का इजाजतनामा देते थे, पास जारी करते थे कि आपको अगर इस समुद्र यात्रा में बिल्कुल सुरक्षित निकलना है, कि आपको कोई छेड़ना परेशान ना करे, तो आप हमारा पास ले लो। तो जो भी परेशान करने आएगा उसको पास दिखा दो। तो दूसरा आदमी पास क्यों मानने वाला? यानी पोर्तुगीज होगा तो ही तो उनका पास मानेगा। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब आपने पर्याप्त चुंगी या टैक्स चुका दिया है और वहां आप पे करके निकले हैं, तो रास्ते में आपको नहीं छेड़ा जाएगा। ठीक है, इधर से भी था और उधर से भी था। तो यूरोपीय शक्तियां जो भी आती थी, जिसको भी व्यापार करना है भारत के साथ, चीन के साथ, और इस हिंद महासागर में और किसी देश में जाकर के जापान तक पहुंचना है, तो आपको पुर्तगालियों से पास लेना जरूरी था। और पास तभी मिलता था जब आप पर्याप्त राशि जमा कराएंगे, पैसा जमा कराएंगे। तो एक बात तो ये कॉमन सेंस की है कि यदि पास हम किसी दूसरी शक्ति को दिखाएंगे जो वाकई में डाकू है, तो पास से क्यों मानने वाला? वो तो लूट के रहेगा। लेकिन वो लूटपाट न करके पास से मान जाता है, इसका मतलब वो तुम्हारा आदमी है, तो वो इंस्पेक्टर है एक तरह से, वो चेक कर रहा है। और अगर आपने पर्याप्त टैक्स नहीं चुकाया तो अब आपके साथ वो युद्ध भी कर लेते थे, यानी वो मार भी डालते थे
वो तोप भी चला सकते थे, गोली चला सकते हैं और आपका माल भी लूट सकते हैं, किसी हद तक जा सकते हैं। तो समझ में नहीं आता कि ये व्यापार था, ये लूटपाट थी, था क्या। और जैसे ही वो भारत में आए तो एक भारतीय शासकों की इतनी दूरंदाजी नहीं थी उस समय की, इतनी दूरदृष्टि नहीं थी कि वो यहाँ के लोगों की मानसिकता को समझ सके कि यूरोपीय शक्तियां जो यहाँ आ रही हैं वो यहाँ व्यापार करने के लिए आ रही है। वो बड़ा भोलेपन से वो लोग आए। पहले तो उन्होंने सबसे पुर्तगालियों के सफल होने का एक कारण था कि वो याचना नहीं की, उन्होंने सौदेबाजी की। पुर्तगालियों ने सौदेबाजी की। पहले तो वो समुद्री ताकत बने और समुद्री ताकत बनने में हमारे यहाँ के शासकों की कमी थी। मुगल शासक ने कभी नेवी नहीं बनाया, नौसेना गठित नहीं की, और मुगल शासन कभी भी समुद्री किनारों पर कोस्टल एरिया में सीधा शासन करने के लिए नहीं पहुंचा। हमेशा वो किसी दूसरी शक्ति को उस इलाके का शासन उसने दिया और उस पर इनडायरेक्ट कंट्रोल उसने रखा। इस वजह से जो समुद्री तट थे हमारे वो असुरक्षित थे और वहां पर जो दिल्ली की और आगरा की सत्ता थी उसका कब्जा कभी नहीं रहा। और समुद्री तटों की सुरक्षा के लिए जो एक निगरानी तंत्र होना चाहिए और जो सुरक्षा के लिए जो सैनिक व्यवस्था होना चाहिए, उसका जो प्रशिक्षण होना चाहिए वो नेवी के स्तर का होना चाहिए, क्योंकि उसको समुद्र में लड़ने का। तो स्थल पे लड़ने के आदि सैनिक तो थे, जमीन पे लड़ने के सैनिक तो थे, लेकिन पानी में भी लड़ाई कर सके, नाव लेकर के जा सके और पानी में ज्यादा देर तक सरवाइव कर सके, एक महीना 2 महीना तक। क्योंकि जब आप देखते हो कि यूरोप के जाने का समय जब वास्को डी गामा का बताया जाता है तो 10 महीने 14 दिन बताया जाता है कि लगभग 10 महीने यूरोप जाने के लगे। बाद में आपने जब गांधी की यात्रा देखी थी 1931 की, या और कोई यात्राएं आप देखते हैं जो गोलमेज में जाते हैं या और कभी, तो 1 महीने की यात्राएं देखते हैं, 1.5 महीने की यात्राएं देखते हैं। लेकिन वो जो समय रिड्यूस हुआ वो तो इंजन के विकास के कारण हुआ, क्योंकि पहले नाव खेने वाले लोग थे, हाथ से नाव चलाते थे, चप्पू के माध्यम से चलाते थे, बड़ी मात्रा में लोग लगते थे उस नाव को चलाने के लिए। तो पुर्तगालियों का जो कब्जा था समुद्र के ऊपर वो इसी कारण था, उनके पास अच्छी नावें थी, अच्छी सैनिक शक्ति थी, अच्छी नेवी थी, और वो एक ऐसी जगह पर उन लोगों को तैयार करके रखते थे कि जैसे ही उनको कोई सूचना मिलती कि इस प्रकार का कोई जहाज आने वाला, तुरंत वहां से उसको रवाना कर दिया जाता था कि जाके उसको इस दिशा में जाना है, उसको लूटना है, उसको रोकना है। और इतनी बड़ी समुद्री ताकत बन गए तो भारत के जो व्यापारी थे, भारत के लोग जो ऑलरेडी व्यापार करते थे, खास करके सूती कपड़े में और दूसरी तरह की चीजों में, मलमल में और भी मसालों से लेकर अन्य प्रकार का व्यापार करते थे, उन लोगों की मजबूरी हो गई थी कि वो पुर्तगालियों के साथ में सौदेबाजी करें। और सौदेबाजी करें तो यहाँ तक कि मुगल सम्राट जो होता था उसको भी शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, ये सारे मुगल सम्राट जो थे ये खुद व्यापार भी करते थे। ये व्यापारी के तौर पर भी जनता से तो टैक्स लेते थे, अनाज भी आता था इनके पास, दूसरी सामग्रियां भी आती थी। उस सामग्री को दूर देशों में भेजना, अफ्रीका, अरब देशों में भेजना, और वहां से फिर वहां की वस्तुओं को लाद करके समुद्र में जहाज में लाद करके लाना। तो इनके खुद के भी जहाज थे, शाही जहाज कहे जाते थे, रॉयल शिप होते थे, और ये रॉयल शिप भी एक तरह से पास हासिल करते थे पुर्तगालियों से। इनको भी पास लेना पड़ता था, नहीं तो ये लूट लिए जाते थे। यानी रॉयल शिप को भी लूटा जा सकता था, उसको भी खतरा था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो समुद्री शक्तियां थी जो समुद्र के रास्ते आ रही थी, उनको कोई रोकने का कोई रास्ता नहीं था। जब बादशाह खुद पास लेकर के जहाज पे माल भेज रहा है तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उससे ज्यादा समर्थ कौन होगा। और दूसरे व्यापारी जिस माल को बेचते थे उनको भी एक तरह का पास लेना पड़ता था। तो ये उस समय की ऐसी व्यवस्था थी। और पुर्तगालियों ने जब यहाँ के बादशाहों से उनसे कोठी बनाने की और उनकी इजाजत ली तो उन्होंने सबसे पहले दीव और गोवा को पकड़ा। दो ऐसे केंद्र थे जो सीधे छोटे छोटे शासकों के द्वारा संचालित थे। उनको डरा धमका करके उनके साथ लड़ाई करके उन्होंने उनको भगा दिया और उनको कब्जे में ले लिया और यहाँ अपने किले बना लिए। ठीक है, तो यहाँ पर
4-5 एक सीक्वेंस है जो यूरोप के साथ भी काम आएगी आपको, और पुर्तगालियों में और डच के साथ में भी काम आएगी। हॉलैंड, नीदरलैंड के निवासी वो लोग भी आएंगे इसके बाद, तो उनके साथ भी काम आएगी। वो है सबसे पहले जहाजी बेड़ा, यानी शिप वाला आर्मी है ना उसकी, तो नेवी, जहाजी बेड़ा। जहाजी बेड़ा सबसे प्रथम चरण है, सबसे पहले उनको अपना जहाजी बेड़ा बनाना पड़ता है। दूसरे नंबर पर वो जो करते हैं वो एक तरह का फैक्ट्री शब्द यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फैक्ट्री। जनरली फैक्ट्री का मतलब होता है एक उद्योग जहां रॉ मटेरियल से कोई चीज आप प्रोसेस करते हैं या निर्माण करते हैं, ठीक है, उसको फैक्ट्री कहते हैं। लेकिन इन लोगों की जो फैक्ट्री शब्द है, पुर्तगालियों के संदर्भ में, डच, ब्रिटिश, फ्रेंच, इनके संदर्भ में जब हम फैक्ट्री शब्द यूज करते हैं, उसका मतलब है ऐसी जगह जहां पर बाहर से लाया गया सामान लाके रखा हुआ है, और जो एक्सपोर्ट होने वाला सामान है उसको स्टोर करके, गोडाउन टाइप कारखाना, वो कारखाना फैक्ट्री जो बोलते हैं, उस कारखाने और फैक्ट्री का कोई मतलब नहीं, उस शब्द से कोई मतलब नहीं। वहां कोई निर्माण नहीं हो रहा, कोई प्रोसेसिंग नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। केवल और केवल वो चीजें जो बाहर से लाई गई है और लोकल मार्केट में बेची जानी है, वो स्टोर करके रखना, और बाहर जो भेजे जाने वाली चीजें हैं, निर्यात करने वाली जो चीजें हैं, एक्सपोर्ट करने वाली, उनको वहां लाकर। तो इसके लिए क्या करते थे, इसके लिए तीसरा चरण है किलेबंदी, फोर्टिफिकेशन, किला बनाना। तो पहला है जहाजी बेड़ा, ये विकास के चरण है, किसी भी उपनिवेशवादी शक्ति के भारत में आने के जो सीक्वेंस है वो है जहाजी बेड़ा सबसे पहले। दूसरे नंबर पे होगा फैक्ट्री, और फैक्ट्री में जब उनको असुरक्षा महसूस हुई, उनको लगा कि ये सब लूटपाट हो जाएगी और यहाँ से ये जो सामग्री है ये सब कोई छीन ले जाएगा, तो उन्होंने कहा कि हम क्यों ना इसका चारों तरफ से किलाबंदी कर, फोर्टिफिकेशन कर दें, ताकि इस जगह को कोई देख ना पाए, यहाँ की सामग्री को देख ना पाए। जब वो देख ही नहीं पाएगा तो छीन नहीं पाएगा। दूसरी, हम अंदर अगर हथियार और गोला बारूद रखेंगे और काफी मात्रा में सैनिक रखेंगे, तो बाहर के लोग हमारी शक्ति का अंदाजा नहीं लगा सकते कि अंदर कितने लोग हैं। फोर्टिफिकेशन से बहुत सारा बचाव हो जाता है। और तीसरे नंबर पे जो आता है वो है राजनीतिक शक्ति के रूप में उदय होना, व्यापार और फिर राजनीतिक हस्तक्षेप या राज्य क्षेत्र के रूप में उदय होना, स्टेट को कंट्रोल करना। या फिर आप उनको ये कह सकते हैं कि वो किराए की सेना रखते थे, अपनी सेना को किराए पे देते थे स्थानीय शासकों को, ठीक है। तो ये एक चरण है इन लोगों का। उसमें पुर्तगीज जो थे उन्होंने याचना नहीं की, उन्होंने डिमांड नहीं की मुगल बादशाह से, बल्कि उन्होंने सौदेबाजी की। और मुगल बादशाह के लिए इम्पोर्टेंट, अनिवार्य था, अपरिहार्य था कि वो उसको ये करना ही था, उनके हाथ में नहीं था, ठीक है। तो ये जो चरण है ये सभी के साथ दोहराए जाएंगे, लेकिन पुर्तगीज सबसे पहले 1613 1611 ये जो था 1613 में लगभग शायद गोवा कभी आया था, और हम लोगों ने 1961 में वहां से उसको छुड़ाया उनके हाथ से। 1947 में अंग्रेज चले गए, उसके बाद 1961, ठीक है, 1512, ठीक है, बहुत पहले की बात है, 1512, क्योंकि 1498 में वास्को डी गामा आके जा चुका, तो उसका असर जो है आपने देखा कि जाते ही कितनी क्षति करी, ठीक है। तो ये एक के बाद एक सेंटर बनते गए, और खास करके दो बड़ी जगह थी, और गोवा बहुत बड़ा केंद्र बन गया पुर्तगाली, जहां से सारा संचालन होता था, पूरे देश में उसका संचालन होता था। तो पुर्तगालियों का एक जो ये प्रभाव था ये इतना ज्यादा था कि उसका एक मनोवैज्ञानिक डर जो है यूरोप में बैठ गया, और उस डर को बहुत जल्दी खत्म कर दिया डच लोगों, हॉलैंड के जो लोग थे। उनकी क्या विशेषता थी
नीदरलैंड के लोगों की विशेषता क्या थी? उनको एक तो स्पेन से कुछ बदला लेना, और स्पेन से बदला, चूंकि स्पेन पहले ही धराशायी हो गया था, तो उसका बदला उन्होंने उनके साथियों से लिया, एक तरह से पुर्तगालियों से। और उन्होंने सबसे पहले नौसैनिक शक्ति को और स्ट्रॉन्ग किया, और जहाज जो है वो फ्लूट शिप बनाए जिसमें कम लोग लगते थे, जहाज खेने वाले मेन पावर है वो कम हो गया, और स्पीड और आक्रामकता उसकी और ज्यादा थी। तो ये जो शिप थे ये ज्यादा आक्रामक थे, और उनके जो लोग थे उनको ज्यादा ट्रेंड किया, और वो आपस में पुर्तगालियों के साथ लड़ाई में ज्यादा सक्षम हुए, ज्यादा आसानी से आगे बढ़ सके। तो डच लोग जो थे वो भारत में आए, उन्होंने भी, लेकिन व्यापारिक कुशलता जो थी वो अभी भी उनके अंदर उतनी नहीं थी जितने ब्रिटिशर्स के पास थी। और जब आप जहांगीर का समय देखते हैं, और जहांगीर के समय में जो टॉमस रो, यहाँ पर आपको टॉमस रो के बारे में कम से कम 50 शब्द लिखने चाहिए, ठीक है? टॉमस रो जो जहांगीर के दरबार में आया था, 3 तरह की मांग उसने मनवा ली अपनी। उसने कहा, एक तो हम लोगों को बिना रोक टोक व्यापार करने की अनुमति दी जाए मुगल क्षेत्रों में, खासकर भारत में हम आसानी से आ जाएं और यहाँ पर व्यापार कर सकें। व्यापार करते समय हमको कोई रोके नहीं, कोई रोक टोक ना हो हमारे व्यापार। और दूसरा, हम लोग जब यूरोपीय शक्ति के रूप में यहाँ आ रहे हैं तो हमको पुर्तगालियों को टैक्स देना पड़ रहा है, वो हमको रोकते हैं, परेशान करते हैं। तो क्या आपने जितनी पुर्तगालियों को छूट दे रखी है, ठीक उसी प्रकार से हम भी कुछ सैनिक और गोला बारूद अपने साथ ला सकते हैं? तो ये अनुमति भी उन्होंने प्राप्त कर ली, लिखित में एक फरमान जारी करवा लिया अपने नाम, अपने सम्राट के नाम, कि हाँ आपको इजाजत देते हैं। और तीसरे नंबर की फोर्टिफिकेशन, धीरे धीरे उन्होंने एक और मांग मनवा ली कि हमको किलेबंदी करने की आजादी दी जाए। और आपने देखा कि मसूलीपट्टनम में पहला कारखाना, फिर ऐसे एक के बाद एक कारखाने, और सबसे बड़ा सेंटर उन्होंने बनाया मद्रास को। मद्रास को सबसे बड़ा सेंटर बनाया, और मद्रास में सेंट जॉर्ज, फोर्ट जॉर्ज, जैसे फोर्ट विलियम आपको मिलता है ना कोलकाता, वो बाद में बना, उससे पहले मद्रास में फोर्ट जॉर्ज बनाया गया। और वहां से पूरे भारत में संचालन किया, बंगाल तक का, उड़ीसा, बिहार, सब तरफ संचालन जो है। पटना भी उस समय में व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था, ठीक है, बंगाल में। ये सारे हिस्सों में वहां से संचालन किया गया। कहां से? मद्रास से। अब यहाँ एक चीज देखने को मिलेगी कि यूरोप में ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां कैसे बनी, इनका विकास कैसे हुआ। तो इसके लिए आप एक अलग नोट्स बना सकते हैं, एक्सपांशन ऑफ बैंकिंग का विस्तार। यूरोप में बैंकों का विस्तार कैसे हुआ, बैंक आए कैसे। हमने कल आपको बताया था कि बार्टर एक्सचेंज का समय था, वस्तु विनिमय था, और वस्तु विनिमय के समय में अचानक से इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां कहां से आ गई। तो अभी जो स्टॉक एक्सचेंज है ठीक उस प्रकार की कंपनियां थी, क्योंकि शेयर होल्डर्स थे, और शेयर होल्डर्स होते हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी होते हैं। कंपनी बनती है तो एक बोर्ड होता है, निदेशक मंडल होता है कंपनी का, कंपनी में डायरेक्टर्स होते हैं। तो ये इतनी विकसित व्यवस्था कैसे डेवलप हुई, इसकी पूरी एक कहानी है। बहुत पहले 13th-14th सेंचुरी में ही वहां पर इस प्रकार के सिस्टम डेवलप हो गया था फ्यूडलिज्म के समय में, कि बार्टर एक्सचेंज को उन्होंने रोक करके सिक्योरिटी पेपर्स के माध्यम से, खास करके बैंक ड्राफ्ट और चेक, ये पहले बन गए थे। और उस समय के जो लोकल बैंक होते थे वो उनको मान्यता देते थे। बैंक ड्राफ्ट और चेक की व्यवस्था वहां पर सामग्री को लेने और देने में
जो पेपर करेंसी है, जो नोट्स जिन्हें कहते हैं, उनकी शुरुआत बाद में हुई थी। वो पहले कैशलेस थे, ठीक है। अगर आप यूरोप की स्टडी करेंगे तो हमारा डिमोनेटाइजेशन फेल हो जाएगा। यहाँ हम बाद में कैशलेस हो गए, और जो पेपर करेंसी है वो बाद में आ गई। कई सालों बाद पेपर करेंसी आई प्रैक्टिस में। पहले वो सारा का सारा जो काम होता था वो किसमें होता था, बैंक ड्राफ्ट और चेक। बाद में पेपर करेंसी आई, नोटों का चलन आया बहुत बाद, और उसके बाद जॉइंट स्टॉक कंपनीज आई, रेगुलेटेड कंपनीज, और फिर चार्टर्ड कंपनीज आई। वो चार्टर्ड कंपनीज जो थी फिर वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी पहले बनी थी और बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। नहीं, पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, बाद में डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में। हाँ, तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से उन्होंने एक चार्टर्ड कंपनी बनाई। तो चार्टर्ड कंपनी क्या होती है, ये कैसी कंपनी थी, और पहले वाली कंपनी में और इस कंपनी में क्या डिफरेंस था। वहां अकाउंटेबिलिटी अलग तरह की थी पुरानी वाली कंपनी में। उसमें शेयर होल्डर्स की उतनी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती जितनी इसमें होती है। आपने कंपनी के, किसी दिन आप कंपनी के विस्तार की बात करेंगे तो तरह तरह की लिमिटेड कंपनियां कैसी होती है और दूसरी कंपनियां कैसी होती है, किसी दिन बताएंगे शेयर के बारे में, कंपनी के बारे में। तो यहाँ जो कंपनी बनी उसमें शेयर होल्डर्स जो होते थे वो इन्वेस्ट करते थे। और आपको मैंने पहले एक बार ये भी बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शेयर होल्डर्स थे उसमें महारानी जो खुद थी, वो खुद भी एक शेयर होल्डर थी। और एक और चीज उस समय में कही गई थी, जो हम लोग जब संवैधानिक विकास पढ़ते हैं तब एक चीज करते हैं कि ये एक तरह के आज्ञा पत्र से बनी हुई कंपनी थी, चार्टर से बनी। चार्टर का मतलब होता था आज्ञा पत्र, और आज्ञा पत्र जो ये ऑर्डर जारी करता था ये महाराज की तरफ से, क्वीन की तरफ से, क्राउन की तरफ से जारी होता था। और उनके आदेश पत्र से इस कंपनी का निर्माण हुआ, ठीक है। और इसको एकाधिकार दिया, मोनोपोली दी कि इस इंडीज में, यानी ईस्ट इंडिया में, आप इस तरह के जो देश हैं, पूर्व की तरफ जितने भी देश हैं, उनमें व्यापार करने के लिए एकमात्र ऑथोराइज्ड कंपनी है, खास करके ब्रिटेन से। यानी हमारी टेरिटरी में से इनके अलावा और कोई भी व्यक्ति व्यापार करने के लिए ईस्ट साइड में नहीं जाएगा। केवल यही लोग व्यापार करने के लिए जाएंगे, इनके अलावा कोई नहीं जाएगा। यूरोप में से कोई जा सकता है दूसरे देश में से, क्योंकि वो उसका जुरिस्डिक्शन एरिया नहीं है, किसका, ब्रिटेन का। लेकिन ब्रिटिश एरिया में से, इंग्लैंड में से केवल यही कंपनी व्यापार के लिए वहां जाएगी। और एक और चीज बताई थी आपको कि ईस्ट इंडिया कंपनी में एक चीज कही गई थी कि ये क्लब की तरह था। शुरू में इसने कोई व्यापार नहीं किया, और इसके अंदर जो लोग आते थे वो जुआ खेलने से लेकर के और शाम को तरह तरह के व्यापार और डिस्कशन और उनके ऊपर बात करने। और सबसे बड़ी चीज है कि उनको ये कहा गया था कि आप में से कोई भी नैतिकता नहीं सिखाएगा। एथिक्स की बात करने वाला एक भी आदमी इसको ज्वाइन ना करे, यानी एथिक्स की बात ना करे कोई भी। क्योंकि यदि आपको एथिक्स की बात करनी है तो आपके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। ये एक ऐसा जगह है, ऐसा क्लब है जहाँ कुछ भी हो सकता है, मन मर्जी से हम स्वच्छंद रहेंगे और किसी भी स्तर पर बातचीत कर सकते हैं और कोई भी योजना बना सकते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शर्त क्या थी, नैतिकता की चर्चा नहीं करना। इसका मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई नैतिक आधार, इसलिए उनसे ये अपेक्षा करना कि वो केवल व्यापार करने के लिए आए हैं तो केवल व्यापार करें, ये संभव नहीं था। वो कुछ भी कर सकते। और शेयर होल्डर्स को क्या चाहिए था, बड़ा मुनाफा चाहिए था। दूसरे देश की जो कंपनियां हैं जिस तरह से पूर्व में आकर के यहाँ पर व्यापार कर रही हैं, तो ये कंपनी जो थी
ये एक रजिस्टर्ड कंपनी थी, एक तरह से गवर्नमेंट ने उसको आज्ञा देकर के ये कंपनी बनाई और कुछ सालों के लिए उसको अनुमति दे दी कि आप कुछ साल तक आप जो है ये इसका उपयोग कर सकते हैं और आप व्यापार कर सकते हैं और किसी भी हद तक व्यापार कर सकते हैं। कोई भी वस्तु वहां से यहाँ ला करके बेच सकते हैं, यहाँ से ले जा करके वहां बेच सकते हैं। और टॉमस रो ने ये इजाजत उस कंपनी के लिए ले ली। अब शुरुआत हुई, सिलसिला चला, तो वही पुर्तगालियों के साथ झगड़ा, ठीक है, और पुर्तगालियों को और डचों को इनके साथ जो संघर्ष हुआ, उस संघर्ष में अंततः यही ताकत विजयी रही, ब्रिटिश ताकत। इंग्लैंड के जो लोग थे वो व्यापार को आगे बढ़ाने में सफल हो गए। तो ये व्यापार कब तक चला और किस प्रकार का व्यापार था, क्या था, ये कहानी तो पूरी एक जैसी चलती रहेगी, है ना। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बदलाव तब आया जब इसमें रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर बनकर के आया ईस्ट इंडिया कंपनी। और रॉबर्ट क्लाइव जब तक गवर्नर बनकर आया तब तक फोर्ट विलियम तैयार हो चुका था बंगाल, और बंगाल बहुत समृद्ध जगह थी। और रॉबर्ट क्लाइव का जो निशाना था वो बंगाल, उसकी समृद्धता को देखते हुए, और उसको लगता था कि वहां का जो शासक है सिराजुद्दौला वो बहुत कमजोर है और उसको उससे आसानी से निपटा जा सकता है। उसका दृष्टिकोण बदल चुका। अब कंपनी का जो काम है वो अब वो वाला काम नहीं रहा, वो व्यापार पे निर्भर नहीं करना चाहती। कल जो मैंने आपको कहा था वेल्थ ट्रेन, धन निकासी का सिद्धांत, अब वो उस पे आने वाले थे। और क्या किया उन्होंने, प्लासी की लड़ाई उसकी गवाह है 1757, ठीक है, षड्यंत्र किया उस व्यक्ति ने, अपने बॉस को हराया, उसने मारा, जान से मार डाला वॉटसन को, सीनियर को, और सारी सत्ता और सारा निर्णय लेने के अधिकार उसने अपने पास ले लिया। इससे पहले एक और ताकत है फ्रेंच, उसको हम थोड़ा सा फिर कभी पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें जाएंगे तो फिर कर्नाटक वार और डुप्ले और काफी चीजें हो जाएगी, पढ़ना जरूरी है। लेकिन फिर भी इतना समझ लीजिए कि चौथे नंबर पर जो शक्ति आई थी वो थे फ्रेंच, फ्रांसीसी शक्ति। तो ये सीक्वेंस आपको लिखना पड़ सकती है। सबसे पहले पोर्तुगीज, फिर डच, फिर ब्रिटिशर्स आए थे और फिर फ्रेंच आए थे। और इनकी पूरी सीक्वेंस ही नहीं लिखनी, इनका थोड़ा थोड़ा घटनाक्रम भी आपको लिखना चाहिए। और खास करके साउथ के जो राज्य थे उनका दोनों ने फायदा उठाया और एक सेना बना ली, फोर्ट बना लिए, सेना बना ली। फ्रांसीसियों को ताकत कहां से मिली? फ्रांसीसियों को ताकत उससे मिली कि उनको दो जगह मिल गई थी, पौंडीचेरी और चंद्रनगर, ठीक है। भारत में दो स्थान मिले थे जहां वो भी बेड़ा स्थापित कर सकते थे, वो भी फैक्ट्री बना सकते थे, और उन्होंने भी फोर्टिफिकेशन किया। तो ये जो चारों प्रोसेस है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सभी के साथ हुई है। लगभग जो भी यूरोपीय शक्ति आती थी वो एक ही तरीके से भारत में प्रवेश उन्होंने किया और एक ही तरह से अपने आप को पावरफुल बनाया। उसमें फ्रांसीसी जब आए और ब्रिटिशर्स थे तो उधर से जो व्यक्ति था उसका नाम था डुप्ले, फ्रांसीसी गवर्नर। उसके बारे में जितना आप रॉबर्ट क्लाइव के बारे में लिखेंगे उतना ही डुप्ले के बारे में लिख सकते हैं। बस ये था कि डुप्ले को फ्री हैंड नहीं मिला और उसका कारण था कि डेमोक्रेसी आ गई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया था और एक तरह की डेमोक्रेसी डेवलप हो गई, ठीक है। और डेमोक्रेसी आ जाने से उसके हाथ बंद गए थे। जिस तरह से आप एक प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले व्यक्ति को देखते हैं कि कोई मैनेजर होता है वो जल्दी जल्दी जीएम बन जाता है, जनरल मैनेजर तक पहुंच जाता है। साधारण काम करने वाला बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर सकता है। मेरे 2-3 स्टूडेंट हैं ऐसे जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, आईएएस का इंटरव्यू वगैरह दिए, लेकिन कोई सिप्ला का चीफ बने बैठा है, कोई सन फार्मा का चीफ बने बैठा है, कोई एक आइडिया को पूरे इंडिया में वो पूरा संचालित करता है। तो सब वहां तक पहुंच गए। कोई ये कंपनी आइडिया, तो ये इसकी कंपनी है हमारी, हाँ, उसका चीफ बन बैठा, एक वो वहां बन बैठा, कोई विप्रो में चला गया, कोई कहाँ चला गया,
और बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे चले गए और अभी यंग है, 30-35 साल के, लेकिन बहुत ऊंचे स्थानों पे पहुंच गए। इंडिया के सबसे टॉप पोस्ट जो होती है उस कंपनी की, वहां तक भी पहुंच गए। अब इतना सरकारी क्षेत्र में जो आईएएस बना वो नहीं पहुंच पाया, जिसका सिलेक्शन हो गया था वो अभी उसकी हालत खराब। ठीक है, वो कभी मिलते हैं तो कहते हैं सर हमारा साथ वाला वो कहाँ पहुंच गया और हम कहाँ रह गए, हम यहाँ पर ये कलम घिस रहे। ये तो है आपका डिसीजन है, आपने सिविल सर्विसेज को चुना है, दोनों ने साथ में ही पढ़ाई की थी। अब एक आदमी वहां चला गया, अच्छा वो निराश हुआ था जब गया था, लेकिन बहुत जल्दी वो लोग क्या देखते हैं, वो काबिलियत देखते हैं, बहुत जल्दी इजाजत देते हैं, बहुत जल्दी इजाजत देते हैं। आपको डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छे से आता है, प्रॉब्लम सॉल्व करना आता है और आप बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में आपको परमिशन लेने में आप बहुत अच्छा ऑपरेशन करना चाहते हैं जनता की भलाई का, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो जो पवेट पढ़ते हैं वो लोग दो तरह का वो पढ़ते हैं, निजी प्रशासन और लोक प्रशासन में अंतर है। तो निजी प्रशासन में आप देखते हैं कि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है उसमें जल्दी अनुमति मिलती है यदि आप कंपनी को प्रॉफिट पे ले जा रहे हैं, बहुत जल्दी। और यदि आप पब्लिक सेक्टर में हैं तो आपको नहीं मिलती। डुप्ले के साथ यही था और क्लाइव प्राइवेट सेक्टर का था एक तरह से। क्लाइव को छूट थी कि अगर कंपनी को प्रॉफिट में ले जा रहे हो तो तुम किसी भी प्रकार का डिसीजन कभी भी ले सकते हो और तुरंत निर्णय लेकर के प्रोसीड, यू कैन प्रोसीड। और उसको क्या कहा था डुप्ले को, क्योंकि डेमोक्रेसी आ गई अब फाइलें चलेगी, यानी आपको कोई निर्णय लेना है कि हम इस लड़ाई में कूदना चाहते हैं और इस राज्य से हमको इतना फायदा होने वाला है, तो पहले फ्रांस में जाएगी सूचना, 1-1.5 महीना वहां लगेगा या 2 महीना जो भी लगता था उस समय में, और वहां फ्रांस की सरकार जो है फिर निर्णय लेगी, फिर आपको अवगत कराएगी, उसके बाद फिर आप और क्लाइंट को छूट दी कि अगर आपको लगता है कंपनी फायदे में जाएगी तो आप डिसीजन ले लेंगे। इतना अंतर था। इसलिए जो आपसी झगड़े होते थे दोनों अपनी सेना किराए पे चलाते थे, दोनों ने अपनी अपनी सेना बना ली थी। 2 रिश्तेदार बचे हैं और पिता मर गया और अब राजा बनने वाले, नवाब बनने वाले, निजाम बनने वाले हैं और 2 लोग आपस में लड़ने वाले हैं, तो एक तरफ फ्रांसीसी हो जाते थे और एक तरफ ब्रिटिशर्स, और उनको कहते थे आप दोनों लड़ो, हम जो जीतेगा उसको बिठा देंगे। तो एक बिजनेस था कि हमारे यहाँ की जो स्पष्ट जो सक्सेशन की पॉलिसी नहीं थी कि कौन बनेगा, दामाद बनेगा या फिर लड़का बनेगा, तो कौन पावरफुल होगा, तो उसको उकसाते भी थे। वो देखते थे कि कहाँ कौन कमजोर हो गया है, राजा कौन मरने वाला है, कहाँ क्या है, तो दोनों ताकतें जाती थी और उकसाते। और ये बिजनेस था, और बिजनेस कैसा था कि न केवल वो सेना देते थे बल्कि वो कहते थे कि अब चूंकि तुम्हारा पंगा हो गया है और उनकी तरफ ब्रिटिशर्स हैं तो तुमको फ्रेंच सेना रखनी पड़ेगी और ये सेना मेंटेन करनी है साल भर, तो उसका खर्चा भी तुमको बराबर देते रहना। और ये अभी हमारे काम आएगी लेकिन कभी भी तुम्हारे काम आ सकती है। बात समझ में आ रही? अभी हम इसको लेके जा रहे हैं, सेना को अभियान पे जा रहे हैं, लेकिन कभी भी जब तुमको जरूरत लगे, क्योंकि उसके साथ उसकी सेना है और उसका खर्चा ब्रिटेन वाले उससे ले लेते थे, सामने वाले से। तो एक तो फ्री की सेना हो गई, स्पॉन्सरशिप हो गई ना, और संसाधन मिल गए, और उस सेना को लेकर के आप घूम रहे हो और जब भी झंझट पड़ेगा तब दोनों आपस में लड़ने के लिए आ जाएंगे। इसमें डुप्ले बहुत जबरदस्त बौद्धिक कौशल वाला आदमी था, साहसी आदमी था, योग्य भी था, लेकिन वो किस कारण से फेल हो गया? खास करके अनुमति मिली, सैंक्शन इतनी आसानी से उसको नहीं मिली, और क्लाइव इस मामले में जीत गया। तो साउथ में इन सब झगड़ों से और इससे उन्होंने बहुत सारी संपत्ति बनाई, और सबसे बड़ी संपत्ति उसको हाथ लगी क्लाइव को बंगाल से, और बंगाल में उसने सिराजुद्दौला की एक तरह से हत्या ही करवा दी। प्लासी का युद्ध कोई युद्ध नहीं था, उसको हत्या कहा जा सकता, क्योंकि प्लासी की लड़ाई में जिन लोगों को राय दुर्लभ, जगत सेठ, अमीर चंद और मीर जाफर
इन लोगों को सबको उसने बुलाया और उनको उकसाया कि तुम जो है इतने बुद्धिमान लोग हो, इतने अच्छे हो, और सिराजुद्दौला योग्य लड़का है, उसको क्यों तुमने शासक बना, तुम में से कोई क्यों नहीं बच जाता, इस तरह से भड़काया। और वो प्लान उसका सक्सेस रहा और उसने कहा मीर जाफर को हम जो है यहाँ पर नवाब बनाते हैं कि आप आइए हम लड़ाई करते हैं। तो उसके सेनापति थे सारे के सारे लोग, राय दुर्लभ, अमीर चंद, जगत सेठ और मीर जाफर, ये उसके सेनापति थे सिराजुद्दौला के। और सिराजुद्दौला को लगा कि एक बहुत बड़ा युद्ध होने जा रहा है क्लाइव के साथ में, और इतने सेनापति हैं मेरे, इतनी सेना है, तो उनको सबको उसने दिशा बता दी कि आप उधर से आना, आप इस दिशा से आना, इस दिशा से आना, हम क्लाइव को घेरेंगे। तो जब घेरने की बात आई तो सिराजुद्दौला ने अपने आप को ही गिरा हुआ पाया। उसको लगा सारे लोगों ने तो उसी को घेर रखा, अब वो ऑर्डर करता भाई आक्रमण करो इसके ऊपर, सामने खड़ा, अब वो आक्रमण नहीं करते, ऐसे में पकड़ के उसको मार डाला। तो बहुत आसान था सिराजुद्दौला को हराना, एक तरह की षड्यंत्र था, बहुत कम खून खराबा हुआ और सत्ता जो है एक तरह से मीर जाफर के हाथ में सौंप दी गई। और क्लाइव जो था वो इतना जबरदस्त व्यक्ति निकल करके आया कि उसने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में एक अलग छवि बनाई। उसने जबरदस्ती उपहार लिए, गिफ्ट भी कोई जबरदस्ती लेता है, उसने कहा मुझे गिफ्ट दो, है ना, तो घूस नहीं बोलेंगे उसको, गिफ्ट बोलेंगे, ठीक है। तो क्या 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 गिफ्ट लिए? एक तो उसने कहा कि अब ये जो समय था ये बड़ा विचित्र समय था, एक तो टैक्स वसूल करने का सिस्टम हमारे हाथ कर दो, कंपनी के हाथ कर दो। अब कंपनी जो है व्यापार नहीं करेगी बल्कि टैक्स वसूल करेगी, और दूसरा खजाने से सीधा सीधा जो आपके पास पैसा है वो आपको जमा करना। खजाने से बहुत बड़ी मात्रा में उसने जो है पैसा लिया, और इतनी बड़ी मात्रा में लिया कि बंगाल की जो समृद्धता के बारे में एक इतिहासकार ने लिखा है कि स्पंज को टेम्स में निचोड़ देते थे, गंगा में डुबोते थे स्पंज और टेम्स में निचोड़ देते थे। ये जो लंदन की नदी टेम्स है ना, हाँ टेम्स, वो उसमें निचोड़ देना जाकर के, यानी कि कितना बड़ा ये ब्रांड, ये जो आपका जो वेल्थ ट्रेंड थ्योरी जो है उसका सबसे बड़ा एग्जांपल जो है इसमें दिखाई देता है। क्या किया, इतना अनाप शनाप उपहार, करप्शन और भ्रष्टाचार फैल गया बहुत जबरदस्त। अच्छा, जब बॉस ले रहा है तो उसके दूसरे जो छोटे छोटे कर्मचारी वो भी लेंगे, तो एक तरह की लूटपाट मची हुई थी। और इस लूटपाट का असर ये रहा कि क्लाइव का प्रभाव जो था वो इंग्लैंड में बहुत ज्यादा हो गया। लंदन की सबसे बड़ी शख्सियत बना, सबसे ज्यादा पैसे वाला आदमी था, और सबसे ज्यादा उसका प्रभाव था, सत्ता पे थी। जो भी सांसद बनेगा एक तरह से टिकट लेना होता था, हाईकमान हो गया था, यानी बिना क्लाइव की कृपा से कोई चुनाव नहीं जीत सकता ब्रिटेन में। न्यूज़पेपर उसके थे, मीडिया ग्रुप्स में करप्शन आ गया था। उस जमाने में पेड न्यूज थी एक तरह से, यानी कि आप क्लाइव के फेवर में खूब सारी खबर छापेंगे तो आपको पैसा मिलेगा, विज्ञापन मिलेंगे उस जमाने में। और क्लाइव जो था यूथ आइकॉन था उस समय का। वहां के जो यूथ थे, जो भी पढ़ा लिखा आदमी था, उसको लगता था थोड़ा सा भी नया कॉलेज में पढ़ रहा है कि मुझे कुछ बनना है जिंदगी में तो क्लाइव बनना। वैसे भी आपको बता दें कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सपने वहां के बच्चों को दिखाई देते हैं। हमारे यहाँ जैसे 10th 12th का रिजल्ट आता है तो टॉपर आते हैं तो वो सबसे पहले बोलते हैं हमको IAS IPS बनना, बोलते हैं ना। जो टॉपर होता है आप क्या बनना चाहते हैं, पत्रकार पहुंच जाते हैं, तो बच्चे भी बोलते हैं या पिता बोलते हैं, पेरेंट्स बोलने लग जाते हैं कि हमारे बच्चे को हम सिविल सर्विसेज में भेजना चाहते हैं, इधर भेजना चाहते हैं। ठीक यही सपना कि बड़ा होकर क्या करना, जैसे कोई टैलेंटेड बच्चा दिखा इसको ईस्ट इंडिया कंपनी में भेज दो, ये इंडिया जाएगा। क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा कार्य क्षेत्र था और उनका क्षेत्र वो तो बहुत थोड़े से थे। इंग्लैंड का क्षेत्रफल आप देखिए कितना होगा, बहुत कम क्षेत्रफल है। उनके पास कार्य करने का और प्रदर्शन करने का बहुत बड़ा मौका नहीं था। सबसे ज्यादा प्रदर्शन करने का मौका कहाँ है, इंडिया में। जैसे किसी आदमी के पास 5 एकड़ जमीन है और 100 एकड़ पर उसने कहीं कब्जा कर लिया, ठीक है, 5 एकड़ के जमीन के मालिक ने 100 एकड़ जमीन पे अवैध कब्जा कर लिया, तो अब वो खाद बीज से लेकर के बारिश की चिंता अगर करेगा तो किस क्षेत्र के लिए करेगा, 100 एकड़ वाले के लिए करेगा, क्योंकि वहां से ज्यादा इनकम होने वाली है। खुद की खेती कितनी है, ज्यादा नहीं है। इसलिए जो इंग्लैंड के न्यूज़पेपर थे उस जमाने के,
वो 8 पेज का पेपर होता था तो उसमें 7 पेज इंडिया के बारे में छपते थे और 1 पेज इंग्लैंड का होता था। तो 7 पेज में आपका पूरी जानकारी इंडिया के बारे में, इंडिया में क्या हो रहा है, किस कलेक्टर ने क्या किया, किस इलाके में क्या हुआ, कौन से क्षेत्र में क्या हुआ। और जब इलेक्शन होता था इंग्लैंड का तो 2 पार्टी जो होती थी, कंजर्वेटिव और लिबरल, दोनों अपने अपने घोषणा पत्र में अगर 10-10 घोषणाएं करते थे तो 9 घोषणाएं इंडिया के बारे में करते थे कि हम इंडिया में ऐसा करेंगे, आप हमें वोट दो। इंग्लैंड के लोग वोट देते थे, इंडिया से कोई लेना देना नहीं। लेकिन काम कहाँ होगा? इंडिया में। इंडिया में हम ये करेंगे, आप हमें वोट देंगे, हम इंडिया में ये करेंगे। 9 बातें जो होती थी वो इंडिया के बारे में। ये मैनिफेस्टो होता था इलेक्शन का। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि वहां का मीडिया, वहां का इलेक्शन, वहां के लोगों के सपने, वहां का एजुकेशन सिस्टम, सब के सब इंडिया की तरफ देखते थे। इतना पावरफुल जगह हो गई थी। और खास करके बंगाल का पैसा जब वहां पहुंचा तो पूरे इंग्लैंड में भ्रष्टाचार फैल गया। तो जो लोग प्रोफेसर थे, पढ़े लिखे लोग थे, थोड़े समझदार थे, रिटायर होने को कगार में थे, जो नैतिकता की बात करते थे, वो क्लाइव को गाली देते थे। कहते थे कि इसने पूरे इंग्लैंड को बिगाड़ के रख दिया, यहाँ का यूथ पता नहीं क्या सोचता है, अराजकता आ गई है, एनार्किज्म आ गया है, कानून नाम की कोई चीज नहीं रही। इसने पूरा एक गैरकानूनी वातावरण बना दिया है। चारों तरफ तस्कर हैं, चारों तरफ गुंडे हैं, बदमाश हैं, पुलिस घुसखोर हो गई है, न्यायपालिका को खरीद लिया है। जब हम सदन को देखते हैं, संसद को देखते हैं तो उसको खरीद लिया है। तो बंगाल के पैसे का असर हमारे यहाँ उतना नहीं हुआ। हमारे यहाँ तो अकाल पड़े तब हमको महसूस हुआ कि बंगाल में कितना नुकसान हुआ, लेकिन उसका सबसे ज्यादा नेगेटिव असर हुआ वो इंग्लैंड की नैतिकता समाप्त हो गई। अकेला क्लाइव की जो कोठियां थी, जो उसका ऐशो आराम था, वो देखने लायक था उस जमाने में। राजा महाराजा कहीं नहीं लगते थे, फिर जो है उनसे भी ज्यादा हो गए। तो फिर जाकर के एक आवाज उठी कि इन लोगों को रेगुलेट करो। ये क्या तरीका है? और रेगुलेट करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इतनी जब नोच खसोट हुई और व्यक्तिगत व्यापार में जब लोग सारे अधिकारी लग गए और उभार इतनी बड़ी मात्रा में होने लगे और करप्शन इतना ज्यादा हो गया कि तो जो फायदे में जाने वाली जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो घाटे में चली गई। फायदे में जाने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी जब घाटे की तरफ चली गई तो कंपनी को जब घाटा हुआ तो उन्होंने सरकार से लोन मांगे। वहां की गवर्नमेंट से कहा कि क्या ईस्ट इंडिया कंपनी को लोन मिलेगा, बेल आउट पैकेज, जैसा मालिया ने मांगा। जब देखो ज्यादा ऐशो आराम करता है तो फिर कंपनी तो घाटे में जाती है। तो यही काम ईस्ट इंडिया कंपनी में हुआ, बेल आउट पैकेज मांगा गया। तो गवर्नमेंट ने कहा अच्छा, मतलब पूरे इंग्लैंड में जिनने आग लगा रखी है वो घाटे में चले गए, उनके पास पैसा नहीं है। तो फिर उनको लगा कि अब इनको कंट्रोल किया जा सकता है। यहां से रेगुलेटिंग एक्ट शुरू हुआ। यहां से हम संवैधानिक विकास देखेंगे और ये चीज हम अगले वीक से करेंगे। अभी हम थोड़ी सी फिर डाइवर्ट करते हैं, आपको फिर से चलते हैं। अब यहाँ देखिए कि कौन सी ऐसी चीजें थी जो निर्यात होती थी इंग्लैंड। खास करके पहले तो बहुत सारी चीजें निर्यात होती थी, लेकिन जैसे ही बंगाल पे कब्जा हुआ और बंगाल पे कब्जा होने के बाद में कहा कि अब तो ये शासन करने लगे, शासन करने वाले लोग हो गए, इनके पास सत्ता आ गई। वहां के लोग चिढ़ते थे बहुत सारे कि भाई हमने इनको व्यापार करने के लिए कंपनी बनाई थी, भेजा था, ये कहाँ नवाब बन गए हो, क्या टैक्स वसूल रहे हो, इनके पास सत्ता कहाँ से आ गई? ये तो कंपनी थी। बड़ी अजीब चीज है। हमने रिलायंस को कहें कि जाके तुम जाके तेल का कुआं खोदो या कहीं जाकर के और कुछ करो, वो वहां राजा बन जाए। तो यहाँ कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा कि ये आ कहाँ से रहा है, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। तो उसके शेयर होल्डर को तो अनाप शनाप पैसा मिलने लग जाए तो सब उछल जाएंगे। बोले साहब कहाँ गए थे? बोले इन्होंने तो अफ्रीका को खरीद लिया, पता नहीं क्या कर लिया, वहां से सोना निकाल के खुद ही ला रहे, पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो ये बड़ी अजीब चीज है, नैतिकता का विषय हो जाता है। ठीक है, जब आप बहुत छोटे होते हैं तो आप न केवल अपने माता पिता को
पैसे के बारे में मांग सकते हैं, मांगने में दिक्कत आती है, बल्कि बताने में भी दिक्कत आती है, आपके पास कहीं से आ जाए आती है। अचानक से आपके पिता आपको जेब खर्च देते हैं 1000 रुपया 1 महीने का, मान लीजिए इतना पॉकेट मनी है आपका, और कहीं से आपके 50,000 रुपया आ गए, तो आप बता सकते हैं घर में? साहस नहीं होता। ये आया कहां से? फिर आया उस बात की खुशी नहीं होगी, पिटाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये बड़ी मुश्किल चीज होती है कि आपको जो है अपने आका को बताना है, अपने स्वामी को बताना है, और जिनका पेट्रोन आपके ऊपर है उनको आपको डिस्क्लोज करना है। बहुत मुश्किल काम होता है, इतना आसान नहीं था। और जब इतना कुछ आप कर रहे हो तो सत्ता को हासिल कर लेना, किसी सत्ता पे कब्जा कर लेना, जो पहले से स्थापित सत्ता है उस पे कब्जा कर लेना। तो इसकी सहमति लेने में बहुत समय लग गया, क्योंकि ऐसा नहीं था कि सब लोग सहमत थे लूटपाट के लिए। अब ये ऑर्गेनाइज लूटपाट थी, संगठित लूटपाट थी। एक कंपनी जो किसी जिम्मेदार कंपनी, जो चार्टर्ड कंपनी है, कहीं से बनाई गई है, उसके द्वारा लूटपाट की जा रही थी। तो फिर बाद में जैसे जैसे उसको क्लाइव को जब वापस बुला लिया और दूसरे व्यक्तियों को बनाते भेजा, तो फिर आपने देखा कि जो अर्थव्यवस्था थी, जो खास करके निर्यात था, वो केवल 3 चीजों का निर्यात रही। एक निर्यात था नील का, जो वहां के इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की एक जरूरत थी। नील जाने लगी। शोरा जो पोटेशियम नाइट्रेट है, जो कि एक तरह से विस्फोटक और बारूद बनाने में काम आता था, वो शोरा निर्यात होने लगा। और एक कॉटन, क्योंकि वो कपास जो थी एक तरह से वहां की आवश्यकता। लेकिन और जो अन्य व्यापार था वो लगभग उतना नहीं चला। और 1813 में आते आते तो आपको पता है कि एकाधिकार मोनोपोली भी खत्म कर दी गई। वैसे मोनोपोली खत्म करके कोई बहुत बड़ा काम नहीं हुआ, क्योंकि पहले से एस्टेब्लिश जो लोग थे, जिनका व्यापार जमा हुआ था, उसमें बस था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो इंडिविजुअल लोग थे, जो इंडिविजुअल व्यापार करते थे अपना खुद का सामान, वो पहले पूरी तरह से नहीं कर पा रहे थे, खुलकर नहीं कर पा रहे थे। पहले उनको ईस्ट इंडिया कंपनी के माल के साथ साथ अपना माल बेचना पड़ता था, लेकिन अब खुल करके व्यापार कर सकते थे। और इसका सबसे बड़ा फायदा उन लोगों ने जो उठाया था, वो टैक्स वाले सिस्टम में उठाया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के माल पे कोई टैक्स नहीं लगता, तो उनके माल पे भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस तरह से तो आपको बहुत सारे नजरिए से देखना है कि अंग्रेजी भाषा का विकास कैसे हुआ, जो आपको मैंने तरह तरह के डायमेंशन बताए थे अभी। शिक्षा का विकास कैसे हुआ, एजुकेशन कैसे, तो गुड्स डिस्पैच किया जाएगा औपनिवेशिक व्यवस्था में, है ना, और वो सब आप शिक्षा के विकास में भी देखेंगे। सब मीडिया का विकास कैसे हुआ, कारखाना अधिनियम कैसे आया, फैक्ट्री एक्ट वो कैसे आया, समाचार मीडिया में समाचार पत्रों का विकास, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और वो सब। ठीक है, तो ऐसा करके आपके बहुत सारे ये क्वेश्चंस बनेंगे। और जब आप इस तरह से जैसे नील की बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो किसानों के आंदोलन भी अब आपको यहाँ दिखाई देंगे। नील विद्रोह, इंडिगो रिवॉल्यूशन, वो रिवोल्ट, इंडिगो रिवोल्ट। और नील विद्रोह है तो फिर नील दर्पण नाटक मिलेगा आपको, जो दीनबंधु मित्र ने लिखा था, है। तो नील दर्पण नाटक यानी कि साहित्य की शुरुआत कहाँ, एक अर्थव्यवस्था थी, और अर्थव्यवस्था कृषि में आई, और कृषि से वहां पर विद्रोह में पनपी और लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बनी, और उसके ऊपर फिर कैसे साहित्य आ गया। और उस साहित्य का प्रभाव इतना हुआ कि एक ब्रिटिशर्स ने जब उसका अनुवाद कर दिया अंग्रेजी में, तो उसको कारावास हो गया, देश राजद्रोह की सजा उसको मिल गई, तुमने राजद्रोह कर दिया। क्यों? क्योंकि आपने एक लोकल जो बंगाली और हिंदी भाषी लोग समझ सकते थे, उस बात को अंग्रेजों को समझा दिया, यानी हमारे विरोध करने वाले लोग आपने ब्रिटेन में तैयार कर दिए। ठीक है, इसको पढ़िएगा, थोड़ा सा जो तरीका है थॉट प्रोसेसिंग का वो कुछ चेंज हुआ होगा। मैंने एक स्टोरी के फॉर्म में कोशिश की है कि इसको मैं सुनाऊं और एक रोचकता लाने की कोशिश की है, तो आपको पसंद आई होगी। ठीक लगा आपको? चलिए, फिर अगली बार से हम लोग संवैधानिक विकास को इसमें देखते हुए आगे बढ़ेंगे। आप इसका नोट्स बनाइए और मुझे दिखाइए। और नोट्स जो भी बनाए हैं, मैं अलग अलग बात बोलता रहता हूँ सबको, नोट्स जो भी बनाए तो आप लोग थोड़ा सा पहले पढ़ लीजिए, जितना कुछ भी इग्नू से पढ़ना है, बीएल ग्रोवर से पढ़ना है, और
एनसीईआरटी से पढ़ना है उससे पढ़ लीजिए, उसके बाद खुद अपनी मर्जी से लिख करके लेके आइए। आप सामने किताब रख करके और जब आप नोट डाउन करते हैं कोई चीज और मुझे चेक कराते हैं, उसमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो अच्छी होती है, उसमें आपने देख करके लिखा है, उसमें कोई गलती होती नहीं है। आप केवल अपने वो डिजाइन और वो सब प्रेजेंटेशन दिखाना चाहते हैं, उससे कोई ज्यादा फायदा नहीं है। आप पूरा आप पहले तैयार कर लीजिए, जैसे आप एग्जाम में लिखेंगे बिना देखे, एग्जाम में आपके सामने कुछ नहीं होता, आप ऐसे ही लिखते हैं, वैसा ही आप लिख करके और फिर मुझे चेक कराइए, तो मैं आपको ज्यादा अच्छे सजेशन दे पाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा लिखने की कोशिश करिएगा, ठीक है? चलो शांति। ओम शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आपः शांति।